Hello everyone, I am Nirmala Soni and today we will start chapter number 5. आज हम chapter number 5 को start करने जा रहे हैं। देखिए chapter number 5 का नेम है पर्वत प्रदेश में पावस। तो हम सबसे देखो ये वाली जो कविता है ये सबसे पहले तो लिखी किसने है, किसने लिखा ये वाला पद्य खंड? तो ये इस वाला इसके राइटर है सुमित्रा नंदन पंत। ओके, हम इसको पढ़ने से पहले इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थों के बारे में जानेंगे। So you open your book at page number 29. देखिए पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, बरसात का मौसम। ठीक है। प्रकृति वेश, प्रकृति वेश का अर्थ होता है प्रकृति का रूप। जैसे हमने बोलते आज तो प्रकृति ने बहुत अच्छा वेश लग रहा है, प्रकृति का वेश बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आज मौसम या प्रकृति बहुत अच्छी लग रही है, प्रकृति के रूप को बोलते हैं प्रकृति वेश। मेखलाकार, मेखलाकार का अर्थ होता है करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। करघनी मतलब कमर पे बांधा जाने वाला एक आभूषण होता है, जेवर है ना, तो उसके आकार की पहाड़ की ढाल। सहस्त्र, सहस्त्र का अर्थ होता है हजार। दृग सुमन, दृग मतलब होती है आंखें, सुमन मीन्स फूल, तो फूल रूपी आंखें। अवलोक, अवलोक का अर्थ होता है देखना, अवलोकना किसी चीज को अवलोकन करना या उसे देखना। महाकार, महाकार मीन्स विशाल आकार, बहुत बड़ा आकार। दर्पण का अर्थ होता है आईना। मद, मद मीन्स मस्ती। झाग का अर्थ होता है फैन। जैसे मान लो हम पानी में सर्फ डालते हैं तो जो झाग आता है उसे हम झाग भी बोलते हैं और फैन भी बोलते हैं। उर, उर का अर्थ होता है हृदय। उच्चाकांक्षा, उच्चाकांक्षा, उच्च मतलब ऊंची, आकांक्षा मतलब इच्छा या ऊंचा उठने की कामना, इसे हम ऊंचा उठने की कामना भी बोल सकते हैं और ऊंचा उठने की इच्छा भी बोल सकते हैं। तरुवर, तरुवर का अर्थ होता है पेड़। नीरव, नीरव मीन्स नीरव नभ, नीरव नभ मीन्स शांत आकाश। अनिमेष, अनिमेष मीन्स एकटक, एकदम एक निगाह से देखना। देखिए चिंता पर, चिंता पर मीन्स चिंतित या चिंता में डूबा हुआ। कोई इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठा हुआ है तो उसे बोलते हैं चिंता पर, मतलब चिंतित या चिंता में डूबा हुआ। भूधर, भूधर मीन्स अच्छा भू, भू मतलब भूमि, धर मतलब धारण करने वाला, तो भूमि को धारण किसने कर रखा? भूधर, मतलब भूमि ने किसको धारण कर रखा है? पहाड़ को, तो भूधर को बोलते हैं पहाड़। पारद के पर, पारद के पर मतलब पारे के समान धवल और चमकीले पंख। पारा मतलब सफेद मोती, नहीं देखा आपने? सफेद मोती के समान चमकीले पंख। रवशेष, रवशेष मीन्स केवल आवाज का रह जाना। चारों ओर शांत, निस्तब्ध वातावरण में, निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी में के गिरने की आवाज का रह जाना। जैसे मान लो एकदम शांत वातावरण है, उसमें अगर नल से पानी भी गिरता है ना बेटा तो उसकी भी आवाज आती है, पानी की एक बूंद की भी, तो इस तरह का माहौल। सभय, सभय मतलब भय के साथ, भय के साथ या डर के साथ। शाल का अर्थ होता है एक वृक्ष का नाम। ताल, ताल मीन्स तालाब। जलदयान, जलदयान मीन्स बादल रूपी विमान। विचर, विचर मीन्स घूमना। इंद्रजाल का अर्थ होता है जादूगरी। अब देखिए हम पर्वत प्रदेश में पावस, उसके बारे में, कविता के बारे में पढ़ने से पहले उसके राइटर सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए सुमित्रा नंदन पंत, इनका जीवन काल है 1900 से लेकर 1977 तक का। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कोसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। जो सुमित्रा नंदन पंत थे उनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कोसानी अल्मोड़ा नामक स्थान पर। और इन्हें बचपन से ही कविता लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था और इन्होंने शुरू से ही कविता लिखना शुरू कर दिया। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए, मतलब वो 7 साल के थे तभी उन्होंने काव्य पाठ किया था, उसका उन्हें पुरस्कार मिला था।
1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया। साहित्य सृजन शुरू किया मतलब साहित्य लिखना शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने जाने लगे। तो छायावादी जो कवि थे उसमें प्रमुख रूप से सुमित्रानंदन पंत को जाना जाने लगा। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। इसके बाद वे मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। मतलब सबसे पहले तो वो प्रकृति के प्रेमी के रूप में उनकी कविताएं आई, उसके बाद गांधीवादी विचारधारा के रूप में उनकी कविताएं आने लगी। इनके बाद की कविताओं में अरविंद दर्शन का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े। जीविका मतलब मान लो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो किस पंथ से जुड़े, तो उदय शंकर संस्कृति केंद्र से वो जुड़ गए। आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे। आकाशवाणी केंद्र जो होते हैं जहाँ से रेडियो पे समाचार प्रसारित होते हैं, वहाँ के वो परामर्शदाता रहे। लोकायतन संस्कृति संस्था की स्थापना की। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया, मतलब इन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हुए और हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को ही दिया गया। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में चितंबरा संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब देखिए 1960 में तो उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उन्होंने जो बूढ़ा चांद कविता लिखी थी उसके लिए उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और चितंबरा नामक कविता उन्होंने जो लिखी थी उसके लिए 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 दिसंबर 1977 को। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं, मतलब इन्होंने और भी अनेक कविताएं लिखी। वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। देखिए पाठ में प्रवेश। भला कौन होगा जिसका मन पहाड़ों पर जाने को न मचलता हो, जिन्हें सुदूर हिमालय तक जाने का अवसर नहीं मिलता, वे भी अपने आसपास के पर्वत प्रदेश में जाने का अवसर शायद ही हाथ से जाने देते हो। ऐसे में कोई कवि और उसकी कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही वह अनुभूति दे जाए जैसे वह अभी अभी पर्वतीय अंचल में विचरण करके लौटा हो, तो प्रस्तुत कविता में ऐसे ही रोचक और प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आँखों निखरने की अनुभूति देती है, अपनी आंखें निखरने की अनुभूति देती है। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि मानो हमारे आसपास की सभी दीवारें कहीं विलीन हो गई हो, हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं। रम्य मतलब ऐसे स्थान पर आ पहुँचे जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं और सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। महाप्राण निराला ने भी कहा था, पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वह है शैली की तरह अपने विषय को अनेक उपमाओं से संवारना, मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। देखिए कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश मतलब वर्षा ऋतु थी। पहाड़ी की वर्षा ऋतु मतलब पहाड़ पर गए थे उस समय वर्षा ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। और क्या होता है, पहाड़ों पे जाते हैं वर्षा ऋतु के समय तो हर समय वहाँ का प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है। मेखलाकार पर्वत अपार। देखो मेखलाकार पर्वत अपार मतलब जो पर्वत था वो बहुत विशाल पर्वत था, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़, ऐसा लग रहा था जैसे वो पर्वत अपने हजारों फूल मतलब पर्वत पे हजारों फूल खिले हुए थे, है ना, और ऐसा लग रहा था वो फूल खिले हुए कि वो पर्वत अपनी आंखों को फाड़ रहा है, अवलोक रहा है बार बार, और वो अपनी आंखों से हमें बार बार देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, और नीचे जो जल बह रहा था वो
बहुत तेज तेज आवाज़ कर रहा था। समझो, देखो इसको, बरसात के मौसम में पहाड़ी पर क्या होता है, प्रकृति अपना हर समय रूप बदलती रहती है। और विशाल पर्वत चारों तरफ फैला हुआ था, उसमें जो फूल खिले हुए थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे पर्वत अपनी आंखें फाड़ के हमें बार बार देख रहा हो। और पर्वत के नीचे जो जल था वो बहुत तेज आवाज करके बह रहा था। जिसके चरणों में पला ताल, और उस पर्वत के नीचे विशाल तालाब था, दर्पण सा फैला है विशाल। और वो तालाब का पानी इतना साफ था जैसे कि कोई आईना हो। और उस पानी में पर्वत उस तालाब के पानी में इस तरह से लग रहा था जैसे पर्वत अपना चेहरा उस पानी में देख रहा हो। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे झरने। देखो, गिरी का गौरव, देखिए गिरी का गौरव गाकर झरझर, मतलब गिरी मतलब पहाड़, उसके गौरव को वो गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। देखो, पहाड़ के वहाँ से जो पानी बह रहा था वो मद में नस नस उत्तेजित कर, ऐसा लग रहा था जैसे उसने मदमस्त होकर बह रहा हो। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर, और ऐसा मतलब उन झरनों का पानी इस तरह से लग रहा था जैसे मोती की लड़ियाँ, जैसे कि वो सुंदर सुंदर मोती की लड़ियाँ हों। और झरते हैं झाग भरे निर्जर, और वो झरने इस तरह से झर रहे थे, इस तरह से बह रहे थे कि उनमें खूब सारा झाग आ रहा था। गिरिवर की उर से उठ उठकर, गिरिवर मतलब पर्वत की छाती से उठ उठकर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, मतलब पर्वत की छाती से ऊपर की तरफ निकलकर जो तरवर मतलब जो पेड़ थे वो ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी है। हे झांक रहे नीरव नभ पर, और वो पेड़ क्या कर रहे हैं, वो तरवर ऊपर आकाश की तरफ झांक रहे हैं। अनिमेष अटल कुछ चिंता भर, और वो किस तरह से झांक रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिना रुके, एक टकी लगाकर। अटक मतलब बिना पलक झपकाए, कुछ चिंता पर, कुछ चिंता में मगन होकर। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पादर के पर, है ना। देखो, उड़ गया अचानक लो भूधर, ऐसा लग रहा था। अब देखो, इस तरह से वो पेड़ वगैरह सब लगे हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे पर्वत अपने पंखों को फाड़कर, मतलब पंखों को फैलाकर ऊपर की तरफ उड़ रहा हो। रव शेष रह गए हैं निर्जर, हे टूट पड़ा भू पर अंबर, है ना। अब झरने, देखो, रव शेष रह गए हैं निर्जर मतलब झरने, सिर्फ अब वहाँ पे झरनों का जो आवाज़ है वो बच गई थी, वहाँ पर शेष रह गई थी। हे टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर आकाश, पहाड़ पे जाने पे ऐसा लग रहा था जैसे धरती के ऊपर आसमान टूट के गिरने वाला है। दस गया धरा में सबल शाल, और ऐसा लग रहा था जैसे धरती के अंदर शाल के पेड़ धस गए हो। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और धुआं चारों तरफ से धुआं उठ रहा है, और जो ताल है, जो तालाब है वो भी जल गया है। लो यों जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और इसी समय क्या, देखो, लो जलदयान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, और इतने में बरसात होने लगी। तो ऐसा लगने लगा कि जैसे, है ना, ये इंद्र देवता भी कोई खेल अपने विमान में घूम घूम के, है ना, कुछ जलदयान मतलब जल वाला विमान, मानो जहाज में बैठ के इधर उधर घूम रहे हो और अपना अनोखा खेल खेल रहे हो। That's all for today. Now you have to read it. Thank you and have a nice day.